पार्ट 5 भूल का एहसास का हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। वह एकत्रित वहाँ पर जो इतने युवक थे उसमें एक युवक था, ओरियो नाम का एक युवक भी था। उसने भी उस घड़े को देखा, उसके मन में भी उस घड़े को निकालने का विचार आया। वह काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु घड़ा निकालने का कोई उपाय उसे सूझ ही नहीं पाया। वह निराश होकर घर की ओर चला। उसने अपने घर में अपने वृहद पिता को सबसे छिपा कर रखा था। अपने पुत्र को उदास देखकर एवं दुखी देखकर वो वृहद बूढ़ा व्यक्ति मतलब उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? पुत्र ने राजा की शर्त के बारे में बताया। कहा कि मैं सरोवर से घड़े को लाना चाहता हूँ, परंतु समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तट पर खड़े होकर उसने देखने पर काफ़ी साफ दिखाई देता है, परंतु सरोवर पर जैसे ही कोई छलांग लगाता है तो वह घड़ा अदृश्य हो जाता है, मतलब गायब हो जाता। पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे वह स्थान दिखा सकते हो? पुत्र पिता को रात के समय उस सरोवर के पास ले गया तो वृहद ने ध्यानपूर्वक उस स्थान को देखा और एक कंकड़ उठाई, जल में तैरते हुए घड़ा पर मारा, परंतु उसने देखा कि उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पानी में हलचल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी स्थिर हुआ तो फिर से वो घड़ा दिखाई देने लगा। वृहद ने सतर्क होकर आसपास का स्थान का निरीक्षण मतलब देखा कि आसपास खोजा कि ऐसा कुछ है क्या। तो सरोवर के पास एक विशाल घना पेड़ है ना, घना मतलब बहुत बड़ा। तो उसने ध्यान से देखा, पेड़ पर परछाई जहाँ है पड़ रही है, घड़ा ठीक उसी के पीछे बीच दिखाई दे रहा है। पेड़ की टहनी पर पत्तियों पर भी वही दिखाई दे रहा है। घड़े का सच उसे समझ में आ गया तो वह अपने पुत्र के साथ वापस घर लौट आया। घर आकर उसने विस्तार से अपने पुत्र को सारी बात समझाई, घड़ा लाने का प्रयास करने को कहा। युवक ने अपने वृहद पिता के कथन मैंने बात का से आश्वस्त मतलब भरोसा हुआ और वो राजमहल पहुंचा। राजा को कहा, मैं भी एक प्रयास करना चाहता हूँ मतलब कोशिश करना चाहता हूँ। राजा ने पुनः मतलब फिर से आगाह मतलब मना किया कि तुम्हें याद है ना, यदि तुम ऐसा कार्य नहीं कर पाओगे, अगर विफल हो गए मतलब सफल नहीं रहोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा या मृत्यु घाट उतार दिया जाएगा। युवक ने मौन मतलब चुप रहकर स्वीकृति सूचक का सिर हिला दिया मतलब हामी भर दी। युवक के साथ राजा सरोवर पहुंचे। सरोवर में घड़ा अभी भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में सारी प्रजा वहां इकट्ठा हो गई। राजा के इशारे पर युवक आगे बढ़ा, परंतु पानी में कूदने के स्थान पर वह पास के स्थित पेड़ पर और बढ़ा। सभी आश्चर्य हो गए। वह तीव्र से पेड़ के पर चढ़ गया, पेड़ की पत्तियों से इधर उधर हटाने लगा। शीघ्र ही उसे पेड़ की टहनी के बीचों बीच एक घड़ा दिखाई दिया। उसे उतारकर वह राजा के पास ले गया और सभी ने देखा कि पानी से घड़ा का आकार गायब हो गया। युवक ने सभी को बताया, जल में दिखाई देने वाला घड़ा केवल इस घड़े की परछाई मात्र है, सरोवर में कोई घड़ा नहीं है। अत्यंत प्रसन्न थे। उसने युवक से कहा, इसका उत्तर कोई अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता है। सच सच बताओ, तुम्हें इसका उत्तर किसने बताया? युवक ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ महाराज कि मैंने आपके आदेश आपके आज्ञा का उल्लंघन या अवहेलना किया है, मना किया है ना, मानने से मना किया। मैंने अपने पिता को घर में छिपा कर रखा। मेरे वृहद अनुभवी पिता ने ही इसका उत्तर मुझे बताया। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उसे वह सोने का घड़ा तो इनाम में दे दिया, साथ ही बहुत सारा धन भी दिया और राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह वृहद को किसी काम के योग ना समझने वाला को अपना भूल समझ में आ गया। परंतु जिस बात पर है ना युवक नहीं लगा सका, जिस बात का पता युवक नहीं लगा सका, एक वृहद व्यक्ति ने बड़ी सहजता से बड़ी आसानी से इसका खोज निकाला। तो राजा ने युवक के घर गया और वृहद के पैर पकड़कर क्षमा मांगी, क्योंकि राजा है सबके सामने पैर तो पकड़ नहीं सकता है ना, इसलिए वो युवक के घर गया और पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा सभी वृहद को आदर
आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आए। और अब राजा के मन में वृहद व्यक्ति के प्रति आदर भाव बढ़ गया। उसे अपने सिर में कोई सफ़ेद बाल नज़र आता तो वो बड़ा मुस्कुराता, है ना। अब उसे गुस्सा नहीं आता। कोई वृहद राह में दिख जाता तो वह स्वयं पीछे हट जाता, उसे रास्ता दे देता और उसका अभिवादन करता, मतलब सम्मान करता।